नमस्कार, स्वागत है संदीपनी क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की श्रृंखला पर, जो आपकी बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें अपने यार दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें। यहाँ पर मैंने आपके जीव विज्ञान विषय के अध्याय नंबर 2, ठीक है, मानव के जनन तंत्र से संबंधित ये अध्याय है, जिसके प्रश्न उत्तरों पर अपन चर्चा करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, वीडियो में अंत तक बने रहना है, जिससे कि आप सभी प्रश्नों को भली भांति समझ सकें, क्योंकि हम इसमें इनकी व्याख्या भी करेंगे, साथ में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कुछ एमसीक्यूज हैं यहाँ पर, तो इनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्रोजेस्टेरोन स्रावित किया जाता है। प्रोजेस्टेरोन, देखिए, मादा में, फीमेल में जो हार्मोन स्रावित होते हैं उनमें एक हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन और एक हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन। तो दो हार्मोन स्रावित होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और ये दोनों ओवरी से निकलते हैं। लेकिन ओवरी की अलग अलग संरचनाएं इनका स्राव करती हैं, जैसे कार्पस ल्यूटियम। देखिए यहां ऑप्शन में देखिए कार्पस ल्यूटियम, तो कार्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम से ये स्रावित होता है। ठीक है, कार्पस एल्बिकेंस, कार्पस कैलोसम, ये तो ब्रेन में पाया जाता है, ये दोनों ब्रेन के पार्ट को जोड़ने का काम करता है। कार्पस एल्बिकेंस, इसके बाद बनने वाली संरचना है कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, अगर एग रिलीज होता है और उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जो द्वितीयक अंडाणु मुक्त हुआ और वो ओवरी से मुक्त हुआ और वो कहाँ पहुंचा, फ्लोपियन ट्यूब में, और जब उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हो स्पर्म के साथ, वो निषेचित नहीं हो, तो फिर कार्पस ल्यूटियम का विघटन शुरू हो जाता है। ठीक है, और इसके द्वारा जो बनने वाली संरचना है वो कार्पस एल्बिकेंस बनती है। ठीक है, आपको एक चीज याद रखनी है, कार्पस ल्यूटियम का जो रंग है वो पीला होता है, इसीलिए हम इसको इसको हम पीतपिंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मादा में गर्भपात का कारण बनता है? तो जीवाणु के द्वारा गर्भपात होता है, विषाणु के द्वारा होता है, माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, देखिए गर्भपात का कारण बनता है कौन सा हार्मोन, तो आपका आंसर आएगा प्रोजेस्टेरोन। जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की सांद्रता कम हो जाए तो गर्भपात होता है। इसका मतलब हुआ, कार्पस ल्यूटियम का अगर विघटन हो गया तो प्रोजेस्टेरोन की सांद्रता कम हो जाएगी, और प्रोजेस्टेरोन की जब सांद्रता कम होगी तो गर्भपात होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, वह कोशिकीय परत जो मानव में बार बार अपहासित और पुनः उत्पादित होती रहती है। देखिए, फीमेल ह्यूमन में जो गर्भाशय होता है इस तरीके से, तो ये फ्लोपियन ट्यूब है, यहां पर ये फिम्बरी है और ये ओवरी है। इस तरीके से मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, ये फिम्बरी हो गई, ये ओवरी, और ये ओवरी यहां जुड़ी हुई है। इस गर्भाशय में 3 परत होती हैं, एक सबसे बाहर की परत है, ठीक है, और एक होती है अंदर की परत जो इस तरीके से फोल्डेड रहती है, इस तरीके से। ठीक है, और एक इनके बीच वाला ये पोर्शन, ये वाला, ये बीच वाला भाग, इस तरीके से। तो ये जो अंदर वाली परत है, एक्चुअल में ये जो अंदर वाली परत है, इसका क्या, देखिए सीन क्या है। जैसे ही यहां से एग रिलीज हुआ और एग आ गया फ्लोपियन ट्यूब में, तो यहां से जो एक हार्मोन निकला जिसको अपन प्रोजेस्टेरोन कह रहे थे, इसकी प्रोजेस्टेरोन, जैसे ही एग रिलीज होकर फ्लोपियन ट्यूब में गया, प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज होगा। प्रोजेस्टेरोन मतलब इस यूटेरस को या गर्भाशय को ये इंफॉर्मेशन पहुंचाता है कि यदि निषेचन हुआ
तो जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा तो उस एम्ब्रियो को इम्प्लांट करने के लिए, उसको अंतःरोपित करने के लिए जो गर्भाशय है उसको उसी हिसाब से प्रिपेयर किया जाएगा। और प्रिपेयर करने का मतलब ये होता है कि गर्भाशय का जो अंतः स्तर है इसमें दो परत होती हैं एक्चुअल में। एक होती है स्ट्रेटम फंक्शनली और एक होती है स्ट्रेटम वेसिली। तो इनमें से, इन दोनों में से ये जो स्ट्रेटम फंक्शनली है ये यहां पर डेवलप हो जाती है। तो मैं अलग कलर से इसको यहां बना देता हूं, आप ऐसा समझने की कोशिश करिए। ये स्ट्रेटम फंक्शनली बन गई है, ठीक है। और ये एग यहां पर इंतजार करता है स्पर्म का। और सपोज करिए कि स्पर्म नहीं आया, स्पर्म जब नहीं आता है तो ये एग क्या होगा, ये नष्ट हो जाएगा। और जब ये एग नष्ट होगा तो ये यहां पर जो कार्पस ल्यूटियम था उसका विघटन शुरू हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन की सांद्रता कम हो जाएगी। तो ये जो अंदर स्ट्रेटम फंक्शनली बनी थी ना, ये धीरे धीरे डिजेनरेट होगी और ये एग यहां से निकलता हुआ ये आ गया। तो मैंने इधर लिखा नष्ट होता हुआ एग या अंडा प्लस गर्भाशय के अंत स्तर की परत स्ट्रेटम फंक्शनली ये टूट जाती है। साथ में गर्भाशय के ऊतक ये सभी लिक्विड के फॉर्म में, तरल रूप में गर्भाशय से बाहर निकलते हैं। इसका मतलब जो ऋतुस्राव है, जो रज चक्र है जिसे अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, एमसी, इसकी शुरुआत हो जाती है, ठीक है। ये शुरुआत होती है और इसके दौरान, एमसी के दौरान नष्ट हुआ अंडा स्ट्रेटम फंक्शनली और गर्भाशय अंत स्तर के ऊतक ये विघटित होते हैं। ये तरल रूप में, रक्त के रूप में ये बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। तो कोशिकीय परत, वह कोशिकीय परत जो मानव में बार बार अपहासित और पुनः उत्पन्न होती है, उसका नाम क्या है? तो आपका आंसर क्या आएगा? देखिए, गर्भाशय का अंतः स्तर, ठीक है। मैंने आपको और थोड़ा सा डिटेल बता दिया है। गर्भाशय का जो अंतः स्तर है उसकी स्ट्रेटम फंक्शनली टूटती है और बार बार बनती है। जैसे ही एमसी शुरू होती है उसके बाद जब एग रिलीज हुआ है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा है क्योंकि कार्पस ल्यूटियम बना है, तो ये स्ट्रेटम फंक्शनली डेवलप हो जाती है। और एग का अगर निषेचन नहीं हुआ है तो कार्पस जो ल्यूटियम है वो कार्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट होता है और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम होती है, तो ये स्ट्रेटम फंक्शनली विघटित हो जाती है और ये नष्ट हुआ एग और ये स्ट्रेटम फंक्शनली, ठीक है। और गर्भाशय अंत स्तर के ऊतक ये विघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं और ये तरल रूप में वेजाइना के थ्रू बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं ये पीरियड शुरू हो गए हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको ये प्रोसेस याद रखनी है। तो यहां राइट आंसर क्या होगा? गर्भाशय का अंतः स्तर, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कर लें और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंडजनन क्रिया का प्रारंभ होता है यौवनारंभ अवस्था में, रजोदर्शन के दौरान, बाल्यावस्था व किशोरावस्था के मध्य में या भ्रूणीय परिवर्धन अवस्था में। तो हमने पहले पढ़ रखा है इसे कि गर्भाशय के अंदर जो बेबी गर्ल है ना, जो है ना, भ्रूणीय परिवर्तन जो अवस्था चल रही है, ठीक है। तो उस भ्रूणीय परिवर्तन अवस्था के दौरान ही अंडजनन की क्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन ये मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन का जो फर्स्ट स्टेज है, इसकी प्रोफेज फर्स्ट स्टेज में ये प्रोसेस बंद रहती है, ठीक है। और आगे चल के जब ये बाल्यावस्था खत्म होने को होती है तब ये लगभग 12 से 14 साल पर ये सेल डिवीजन है जो एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो आपको यहां याद रखना है, भ्रूणीय परिवर्धन अवस्था के दौरान ही अंडजनन की क्रिया शुरू हो जाती है, ठीक है। अगला देखिए, लघुभगोष्ठ या लेबिया माइनोरा के ऊपरी संयोजन स्थल के समीप एवं मूत्र छिद्र के ठीक ऊपर पाई जाने वाली छोटी अंगुलीनुमा संरचना को अपन क्लाइटोरिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? क्लाइटोरिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्लाइटोरिस के नाम से इसे जानते हैं। अगला प्रश्न है, सूत्रगुणिता
के आधार पर निम्न में क्या भिन्न है? जैसे यहां पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, द्वितीयक ऊसाइट, द्वितीयक ध्रुवीय काय, प्राथमिक ऊसाइट और अंडाणु। ये देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। द्वितीयक ऊसाइट, सेकेंडरी ऊसाइट, ये तो एग में ही कन्वर्ट होगा, तो ये 2 ऑप्शन तो एक जैसे हो गए और ये ऑप्शन भी एक जैसे। लेकिन प्राइमरी ऊसाइट, प्राथमिक ऊसाइट, ये इसमें थोड़ा सा भिन्न है। तो अपने को ये याद रखना है, प्राथमिक या प्राइमरी ऊसाइट। देखिए प्राइमरी ऊसाइट क्या है, एक्चुअल में ये 2n है, द्विगुणित है। लेकिन सेकेंडरी ऊसाइट क्योंकि मियोसिस फर्स्ट के बाद बना है तो ये n होगा, अंडाणु n होता है और सेकेंडरी जो पोलर बॉडी है वो भी n होती है। तो यहां पर सूत्र गुणता के आधार पर देखा जाए तो प्राथमिक ऊसाइट भिन्न होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। मानव जनन में प्रक्रियाओं के सही क्रम को पहचानना है हमें। देखिए पहले ऑप्शन में दिया हुआ है युग्मक जनन, मतलब गैमीटोजेनेसिस, युग्मक संलयन। उसके बाद क्या युग्मक का संलयन होता है, फिर उसके बाद जायगोट बनता है ना, उसके बाद जायगोट बनता है, उसके बाद भ्रूण का परिवर्धन होता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है युग्मनज, फिर युग्मक जनन। देखो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि युग्मक जनन के द्वारा युग्मक बनेंगे, तो पहले युग्मक जनन होगा, युग्मनज तो बाद में बनता है दोनों के मिलने पर, तो ये गलत हो जाएगा। यहां देखिए भ्रूणीय परिवर्धन नहीं, भ्रूणीय परिवर्धन पहले शुरू कहां से हो जाएगा, पहले तो युग्मकों का निर्माण शुरू होगा। युग्मक संलयन नहीं, युग्मकों का निर्माण पहले होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही था। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए आपको इस तरीके से याद रखना है, सबसे पहले होगा युग्मकों का निर्माण, तो युग्मक जनन होता है। युग्मक जनन जब हो जाएगा तब फिर युग्मकों का संलयन होगा, युग्मकों का संलयन होगा, युग्मकों का संलयन होगा। युग्मकों के संलयन होने से होता है निषेचन, निषेचन होने के बाद बनेगा जायगोट। क्या बनेगा, जायगोट, और जायगोट से आगे भ्रूण का परिवर्धन होता है। जायगोट से आगे किसका परिवर्धन होगा, भ्रूण का परिवर्धन होगा। तो देखिए ये है वो ऑप्शन, सबसे पहले होगा युग्मकों का जनन, फिर होगा युग्मकों का संलयन, फिर निषेचन से बन जाएगा ये जायगोट, और जायगोट से हो जाएगा भ्रूण का परिवर्धन। ठीक है, अब तो याद हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी महिलाओं में वंध्यकरण की प्रक्रिया है, वंध्यकरण की प्रक्रिया है। अंडजनन, तो आप कहोगे कि नहीं, अंडजनन से तो एग का निर्माण होता है। शुक्रजनन, तो ये पुरुषों में होने वाली क्रिया है, और यहां महिलाओं का नाम आया है तो ये नहीं होगा क्योंकि इसके द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है। नलिका उच्छेदन, मतलब ट्यूब को काटना, ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, तो ये इसका राइट आंसर होगा। शुक्रवाहक उच्छेदन ये पुरुषों में होता है। वेसेक्टोमी, तो ये इसका आंसर नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्यूबेक्टोमी या नलिका उच्छेदन। महिलाओं में ये वंध्यकरण की एक प्रक्रिया है। अगला देखिए, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम क्या है। तो लीडिंग कोशिकाओं द्वारा, देखिए एस्ट्रोजन, तो आप कहोगे कि सर लीडिंग कोशिकाएं तो पुरुषों में होती हैं, लीडिंग कोशिका पुरुषों में होती हैं, तो फिर एस्ट्रोजन तो महिलाओं में स्रावित होता है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। प्रोजेस्टेरोन भी महिला में स्रावित होता है अंडाशय से, तो ये भी आंसर नहीं होगा। एंड्रोजन, ये इसका राइट आंसर होगा, एंड्रोजन। तो लीडिंग कोशिका द्वारा एंड्रोजन का स्राव होता है, और पुरुषों में, क्योंकि लीडिंग सेल पुरुषों में पाई जाती है, तो एंड्रोजन में आपको याद रखना है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। HCG ये नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, मनुष्य की बात हो रही है, तो मादा में प्राथमिक लैंगिक अंग के नाम पूछे गए हैं। प्राथमिक लैंगिक अंग का नाम क्या है, तो स्तन ग्रंथियां, ये नहीं होगा ऑप्शन। अंडाणु, ये लैंगिक अंग नहीं है। गर्भाशय, ये भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा अंडाशय। तो आप बताइए पुरुषों के प्राथमिक लैंगिक अंग का नाम क्या है। तो पुरुषों का प्राथमिक लैंगिक अंग होगा टेस्टिज या वृषण। ठीक है, और महिलाओं में होता है अंडाशय। ठीक है,
अगला देखिए, शुक्र जनन प्रक्रिया में क्या होगा? तो नाम से ही पता लग रहा है, शुक्र जनन प्रक्रिया में शुक्राणुओं का निर्माण होगा। तो शुक्राणु जन का शुक्राणु में रूपांतरण, प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण, द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण और शुक्राणु प्रसू का शुक्राणु में रूपांतरण। तो स्पर्मेटिड का स्पर्म में बदलना, है ना, क्या कहलाता है? शुक्राणु जनन कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। स्पर्मेटिड का स्पर्म में बदलना, शुक्राणु प्रसू का शुक्राणुओं में बदलना। नर जनन तंत्र से संबंधित नहीं है। देखिए, नर में टेस्टीज पाए जाते हैं, तो आप कहोगे पाए जाते हैं, है ना। पेनिस या सिस ये पाया जाता है, शुक्रा से पाया जाता है, भगसेफ नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये द। एक्रोसोम का संबंध किससे है? तो एक्रोसोम का संबंध किससे होता है? तो एक्रोसोम का काम क्या होता है? देखिए, स्पर्म में जो हेड होता है, इस हेड पर एक संरचना पाई जाती है, कैपनुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे एक्रोसोम कहते हैं। और इसमें एंजाइम भरे रहते हैं जो एग की दीवार को गला देते हैं, अंडे को गला देते हैं। इसका मतलब ये निषेचन से संबंधित होगी संरचना। और एक्रोसोम का जो निर्माण है वो किससे होता है? तो आपको याद रखना है, एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी से होता है। किससे होता है? गोल्जी काय से होता है। एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी काय से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 4 शुक्राणु प्रसू कोशिकाओं से कितने शुक्राणु बनेंगे? तो 4 से कितने बनेंगे? 4 शुक्राणु प्रसू हैं। 4 शुक्राणु प्रसू हैं, तो बनने वाले शुक्राणुओं की संख्या 4 होगी। बनने वाले शुक्राणुओं की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। देखो इधर देखो, अपन यहां समझ लेते हैं इसे। जैसे ये मियोसिस फर्स्ट हुआ, 2 बने, और ये मियोसिस सेकंड हुआ, तो ये 4 कोशिकाएं बनी। और ये जो 4 कोशिका बनी हैं, इनको ही अपन स्पर्मेटिड कहते हैं, शुक्राणु प्रसू कहते हैं। और ये वास्तव में आगे चल के स्पर्म में बदल जाती हैं। तो अब आप देखिए, इधर जो स्पर्म बन रहे हैं, ये 4 ही तो बने, तो एक कोशिका से एक स्पर्म बनता है। तो 4 अगर हमने स्पर्मेटिड लिए हैं, तो हमारे पास 4 शुक्राणु बनेंगे। ठीक है, और इसी को अपन क्या किस नाम से जानते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, ठीक है, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी और ये स्पर्मेटिड। ठीक है, इस तरीके से अपने को ये याद रखना है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 की चर्चा करते हैं अपन। एक्रोसोम का संबंध है निषेचन से, अपन ने देख लिया, और 4 शुक्राणु प्रसू कोशिकाओं से 4 ही बनेंगे, ये भी अपन ने देख लिया। अगला देखें, जरायुज प्राणी कौन होते हैं? जरायुज प्राणी कौन होते हैं? जरायुज प्राणी कौन होते हैं? तो ऐसे प्राणी जो अपने समान बच्चे को जन्म देते हैं, वो जरायुज होते हैं। अब आप देखिए, मेढक तो अंडा देता है, तो ये तो अंडज हो गया। सर्प भी अंडज होता है, चिड़िया अंडज होती है। अब यहां पर उपरोक्त में से कोई नहीं, यही बचेगा और यही इसका राइट आंसर होगा। तो जरायुज की अपन ऐसे पहचान कैसे करें? जिनमें आपको ये बाह्यकांड दिखता है ना, बाह्यकांड तो आप ऐसे ही याद रख लो, जिनमें बाह्यकांड दिख रहा है वो जरायुज ही होते हैं लगभग। ठीक है, मानव के शुक्राणु में अलिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? देखिए, मनुष्य में 2n बराबर जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो 46 होती है, तो n बराबर होगी 23। कितनी होगी? 23 होगी। अब क्योंकि शुक्राणु में पूछे जा रहे हैं, तो शुक्राणु तो हमेशा हैप्लॉइड होगा, n होगा, तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या होगी 23। अब यहां पर देखिए ऑप्शन 23 दिया हुआ है, लेकिन ये इसका आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पूछा जा रहा है अलिंग गुणसूत्र कितने हैं। तो देखिए, इन 23 में से 22 तो होते हैं अलिंग गुणसूत्र, और एक होता है लिंग गुणसूत्र। तो अब पूछा क्या जा रहा है? अलिंग गुणसूत्र, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 22। और अगर पूछे कि एक शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं, तब आंसर आएगा 23। और पूछे कि शुक्राणु में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो आंसर आएगा 1। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। शुक्राणु एवं अंडाणु का संलयन कहां होता है? मतलब मनुष्य में। मनुष्य में
शुक्राणु और अंडाणु का संलयन कहाँ होगा? तो आंसर आएगा फिलोपियन नलिका में। कहाँ होगा? फिलोपियन नलिका में होता है, जिसे अपन हिंदी में अंडवाहिनी के नाम से जानते हैं। अंडवाहिनी। शुक्रजनन नलिका में पोषक कोशिकाएं पाई जाती हैं। शुक्रजनक नलिका में जो पोषक कोशिकाएं होती हैं उन्हें सर्टोली कोशिका कहते हैं। इन्हें नर्स सेल भी कहते हैं, नर्स कोशिका भी कहते हैं, और ये शुक्राणुओं को पोषण उपलब्ध कराती हैं। ठीक है। प्रोस्टेट ग्रंथि के स्राव का कार्य क्या है? तो प्रोस्टेट ग्रंथि शुक्राणु की क्रियाशीलता को बढ़ाने का कार्य करती है। प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे स्थित जो ग्रंथि है वो क्या है? तो वो शुक्राशय होता है। ठीक है। प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे स्थित होगा शुक्राशय। वृषण कोश में तापमान शरीर के तापमान से लगभग 2 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। ठीक है, लगभग 2 डिग्री सेल्सियस कम रहता है, जिससे कि शुक्राणुओं का निर्माण प्रॉपर हो सके। तो शुक्राणु के निर्माण में सहायक होता है ये। ठीक है। अगला देखिए, मानव वृषण के लिए निम्न में से सही है। ग्राफियन पुटिका। अब बात हो रही है वृषण की, तो ग्राफियन पुटिका ये पाई जाती है ओवरी में, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ग्राफियन पुटिका ओवरी में पाई जाती है, ये ऑप्शन नहीं होगा। सर्टोली कोशिका, शुक्रजनन नलिका, लीडिंग कोशिका, ये इसका आंसर होगा। और यहाँ पर फिर ग्राफियन पुटिका है, तो ये आंसर नहीं होगा। कई प्रश्न के उत्तर तो हम यूं ही देख के निकाल लेते हैं, बस हमें देखो, हमें डायग्राम प्रॉपर वे में आने चाहिए। डायग्राम अगर आते हैं और उनका नामांकन लेवलिंग करना अगर हमें सही से आता है, तो इस तरीके के क्वेश्चनों के गलत होने की गुंजाइश ना के बराबर रहती है। ठीक है। अगला देखिए, मादा बाह्य जननांग के भाग कौन कौन से हैं? मादा बाह्य जननांग के भाग देखिए, अंडाशय, मोन्स प्यूबिस, क्लाइटोरिस, स्तन ग्रंथियां और लेबिया माइनोरा, ये ऑप्शन यहां दिए हुए हैं। ठीक है। अब यहां पर आपको 4 विकल्प इसके अलग अलग तरीके से बनाए हुए हैं। ठीक है। तो अब आप इसमें से पहचान लीजिए। ठीक है। देखो, यहां पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, यहां पर दिए हुए हैं कुछ ऑप्शन। सॉरी, थोड़ी सी तबीयत खराब है, इसलिए बार बार खांसी भी आ रही है। देखिए, अंडाशय, तो ये तो अंदर है, तो ये बाह्य जननांग में नहीं आएगा। ठीक है। और मोन्स प्यूबिस, लेबिया माइनोरा और क्लाइटोरिस, ये बाह्य जननांगों के भाग हैं। और स्तन ग्रंथियां इसमें नहीं आएंगी, क्योंकि ये सहायक के तौर पर कार्य करती हैं। तो इसका आंसर में आना चाहिए 3, 4 और 5। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस हार्मोन की ऋतुस्राव में कोई भूमिका नहीं होती? कोई भूमिका नहीं होती है। देखिए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों हार्मोन जरूरी होते हैं। और एस्ट्रोडायोल ये भी होता है, लेकिन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये थायराइड ग्रंथि पर कार्य करता है। थायराइड, ठीक है, थायराइड ग्रंथि पर कार्य करता है। तो इसका आंसर होगा TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। रजोनिवृत्ति पश्चात मूत्र में निम्न हार्मोन की निष्कासित मात्रा बढ़ जाती है। कौन से हार्मोन की मात्रा बढ़ेगी रजोनिवृत्ति के बाद? तो आंसर आएगा FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्योंकि अब आगे एग का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, ओव्यूलेशन भी नहीं होगा, तो FSH की मात्रा इसमें बढ़ जाएगी। अगला है एंडोमेट्रियम या गर्भाशय का जो अंतः स्तर है, इसकी मरम्मत का कार्य कौन करता है? तो इसकी मरम्मत का कार्य करता है एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन हार्मोन करता है। ठीक है। मादा में रजोनिवृत्ति की आयु कितनी है?
तो रजोनिवृत्ति की आयु लगभग 50 वर्ष पर ये चक्र बंद हो जाता है, इसे कहते हैं रजोनिवृत्ति। अगला प्रश्न है, शुक्राणु में कार्यकीय परिपक्वता, गतिशीलता व निषेचन क्षमता में वृद्धि प्राप्त करने का काम होता है। तो आपका आंसर आएगा अधिवृषण के शीर्ष भाग में, एपिडिडाइमस के शीर्ष भाग में, अधिवृषण के शीर्ष भाग में ऐसा होता है। अगला प्रश्न है, युग्मनज में सूत्री विभाजन के फलस्वरूप निर्मित होने वाली, सूत्री विभाजन के फलस्वरूप निर्मित होने वाली 8 से 16 कोशिकीय अवस्था को मोरूला के नाम से जानते हैं। तो युग्मनज में जब सूत्री विभाजन बार बार होता है, विदलन होता है, तो इससे 8 से 16 कोशिका वाला भ्रूण बनता है, इसे मोरूला के नाम से जानते हैं। 8 से 16 कोशिका वाले भ्रूण को मोरूला कहते हैं। शुक्राणु का वह भाग जो अंडाणु को भेदन में महत्वपूर्ण होता है उसे एक्रोसोम कहते हैं। अभी इससे पहले वाले प्रश्न पर अपने इसकी चर्चा की है। निम्न में से कौन सा हार्मोन मानव अपरा या प्लेसेंटा द्वारा स्रावित नहीं होता है? नहीं होता है तो इसका आंसर आएगा ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, मतलब HCG, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। देखिए प्रोलैक्टिन हार्मोन ये स्रावित नहीं होता है क्योंकि ये दूध के निर्माण से संबंधित है और इसका संबंध पीयूष ग्रंथि से है। भ्रूण की प्रथम गतिशीलता एवं उसके सिर पर बाल गर्भावस्था के कौन से महीने में आते हैं? मतलब भ्रूण पहली बार गतिशीलता दर्शाता है और उसके सिर पर बाल आ जाते हैं, तो ऐसा 5वें महीने पर ऐसा होता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखें। HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन और ह्यूमन प्रोलैक्टिन, HPL और रिलैक्सिन ये अपरा से निकलने वाले हार्मोन हैं। ठीक है, और ये केवल कब निकलते हैं? जब प्रेगनेंसी हो, तो केवल सगर्भता के दौरान HCG, HPL और रिलैक्सिन उत्पन्न होते हैं। किसमें? मादा के अंदर। भ्रूण को अपरा से जोड़ने वाली संरचना को किस नाम से जानते हैं? तो इसे गर्भनाल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गर्भनाल के नाम से जानते हैं। अब देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में अपन चर्चा करेंगे। 8 से 16 कोरक खंड वाले भ्रूण को अपन मोरूला कहते हैं, तूतक या मोरूला कहते हैं। लीडिंग कोशिकाएं जिन्हें नर्स कोशिका भी कहते हैं, इन पर LH हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कार्य करता है। ठीक है, भ्रूण के अंतररोपण के बाद पोष कोरक पर अंगुली नुमा संरचनाएं उभरती हैं। भ्रूण का एम्ब्रियो जब इम्प्लांट हो जाता है गर्भाशय के साथ, तो इसके जो पोष कोरक है उस पर उंगली नुमा संरचनाएं निकल आती हैं, जिन्हें जरायु अंकुरक या कोरियोनिक बिलाई के नाम से जानते हैं। मानव में सगर्भता की औसत अवधि लगभग 9.5 माह होती है, जिसे अपन गर्भावधि के नाम से जानते हैं। मादा प्राइमेट के जनन चक्र को आर्तव चक्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक परिपक्व पुटक से अंडाणु के मोचित होने की प्रक्रिया को, एक परिपक्व पुटक से अंडाणु का बाहर निकलना या मोचित होना अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ओव्यूलेशन कहलाता है। मानव में गर्भाशय की आकृति होती है उल्टी नाशपाती के समान। मासिक धर्म के दौरान गर्भाशय के स्तर में क्रमिक परिवर्तन होते हैं, तो अंतः स्तर या एंडोमेट्रियम में परिवर्तन होते हैं। ठीक है, कोशिकाएं विकासशील शुक्राणुओं को पोषण देती हैं, तो सर्टोली कोशिकाएं पोषण देने का कार्य करती हैं। मांसपेशियों से निर्मित गर्भाशय के मध्य स्तर को मध्य स्तर या मायोमेट्रियम कहते हैं। और भ्रूण का जब जन्म होना होता है तब जो परिवर्तन आते हैं वो मायोमेट्रियम में ही आते हैं डिलीवरी के दौरान, और MC के दौरान जो परिवर्तन आते हैं वो गर्भाशय के अंत स्तर में आते हैं। ये आपको याद रखना है। अंडवाहिनी का कीपनुमा भाग जो अंडाशय के समीप स्थित होता है उसे इनफंडीबुलम कहते हैं। हार्मोन गर्भाशयी संकुचन को प्रेरित करता है, तो आंसर आएगा ऑक्सीटोसिन। जब भ्रूण का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है तो भ्रूण से सिग्नल निकलता है, तब पीयूष ग्रंथि से, माता की जो पीयूष ग्रंथि है उससे ऑक्सीटोसिन का स्राव बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसका जन्म होता है। परिपक्व मादा युग्मक अंडाणु के निर्माण की क्रिया को
किस नाम से जानते हैं अपन? तो इसे अंडाणु जनन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अंडाणु जनन के नाम से जानते हैं। तो अंडजनन। शुक्राणु शीर्ष के अग्रभाग पर स्थित जो एक्रोसोम है ये गोल्जी काय से निर्मित होता है। शुक्राशयी तरल में प्रोस्टाग्लैंडिन्स, स्कंदन प्रोटीन एवं फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। शुक्राशय का जो तरल है उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स, स्कंदन प्रोटीन और शर्करा पाई जाती है। मादा मानव में प्रथम बार ऋतुस्राव होने को रजोदर्शन के नाम से जानते हैं और अंतिम बार को रजोनिवृत्ति कहते हैं। अंडोत्सर्ग के दौरान LH व FSH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दोनों का स्तर अधिकतम हो जाता है। मानव में गर्भावधि होती है लगभग 270 से 280 दिन, है ना, 270 से 280 दिन। शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं जो ऊर्जा देती हैं गतिशीलता के लिए। ठीक है, तो शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं जो गतिशीलता हेतु ऊर्जा प्रदान करती हैं। अंडजनन क्रिया के अंतर्गत एक द्विगुणित कोशिका एक अंडाणु उत्पन्न करती है। तो अंडजनन क्रिया के अंतर्गत एक द्विगुणित कोशिका से एक अंडाणु बनता है। ठीक है, पुरुषों में एक से बनते हैं 4 शुक्राणु, जबकि महिलाओं में एक कोशिका से बनेगा केवल एक अंडाणु। द्वितीयक oocyte अपने चारों ओर जोना पेल्यूसिडा नामक नई झिल्ली का निर्माण कर लेता है, तो जोना पेल्यूसिडा बन जाएगा। ठीक है, द्वितीयक oocyte के चारों तरफ। वीर्य का निर्माण शुक्राशयी तरल और शुक्राणु दोनों के मिलने से होता है। तो वीर्य के निर्माण में शुक्राशयी तरल होगा प्लस शुक्राणु दोनों शामिल होंगे। रोपण उपरांत पोष कोरक या ट्रोफोब्लास्ट पर उंगली नुमा जो संरचनाएं होती हैं इन्हें कोरियोनिक विलाई या जरायु अंकुरक के नाम से जानते हैं। प्रत्येक वृषण में लगभग 250 वृषण पालिका या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाई जाती हैं। यौवनारंभ के समय हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित हार्मोन में पर्याप्त वृद्धि होगी, तो आपका आंसर आएगा GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अगला है मानव में 1 माह की सगर्भता के बाद भ्रूण में निर्मित हो जाएगा उसका हृदय। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न थे। चलो और प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। मानव में गर्भावस्था को बनाए रखने हेतु उत्तरदायी हार्मोन का नाम बताइए। प्रोजेस्टेरोन। 400 शुक्राणुओं का निर्माण करना हो तो स्पर्मेटोगोनिया कितनी भाग लेंगी? 100, क्योंकि एक स्पर्मेटोगोनिया से बनते हैं 4 शुक्राणु, क्योंकि यहां पर डिवीजन कौन सा होगा? मियोसिस। ठीक है, ये 2n होगी तो ये n हो जाएगा, लेकिन संख्या में ये 1 है तो ये बनेंगे 4, और हमें बनाने कितने हैं? 400, तो हमें जरूरत पड़ेगी 100 स्पर्मेटोगोनिया की जरूरत पड़ेगी। अगला देखिए, रज चक्र की सबसे लंबी प्रावस्था का नाम क्या है? तो रज चक्र की MC की सबसे लंबी प्रावस्था को ल्यूटियल प्रावस्था कहते हैं। प्रसव क्रिया को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हार्मोन का नाम क्या है? तो प्रसव क्रिया प्रेरित किस हार्मोन से होती है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन से। जो कहां से निकलता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन? तो आपका आंसर आएगा ये पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से स्रावित होता है। लेकिन अगर ऐसे पूछ ले ऑक्सीटोसिन का निर्माण कहां होता है, तो आपका आंसर आएगा हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये प्रसव क्रिया को प्रेरित करता है। आगे देखिए, ये जो ऑक्सीटोसिन है ना, ये जो गर्भाशय है इसके मध्य स्तर पर कार्य करता है, जिसे कि मायोमेट्रियम कहते हैं। और मायोमेट्रियम में जो पेशियां होती हैं उनमें संकुचन हो जाता है, और संकुचन होने की वजह से प्रसव क्रिया संपन्न होती है। तो प्रसव के लिए जिम्मेदार हार्मोन होगा ऑक्सीटोसिन। एक्रोसोम क्या है? तो मानव में नरयुग्मक
और नरीगुमक को अपन किस नाम से जानते हैं? शुक्राणु के नाम से। तो शुक्राणु के शीर्ष भाग पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, इसे एक्रोसोम कहते हैं, और इसका निर्माण गोल्जी काय से होता है। और ये जो एक्रोसोम होता है ये निषेचन में सहायक होता है, क्योंकि ये अंडे की भित्ति को गला देता है और अंडे के अंदर शुक्राणु प्रवेश कर जाता है। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को नियमन में शामिल हार्मोन के नाम होंगे तो LH जिसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं और FSH जिसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। एक किशोर या लड़के में यौवनारंभ के समय किस हार्मोन का स्राव काफी अधिक बढ़ जाता है? तो आपका आंसर आएगा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। किसका स्राव बढ़ेगा? GnRH का, जो कहां से स्रावित होता है? तो आपका आंसर आएगा हाइपोथैलेमस से। और ये जो GnRH है वो किस ग्रंथि पर कार्य करेगा? तो आपका आंसर आएगा पीयूष ग्रंथि पर। अगला प्रश्न, गर्भाशयी भित्ति कितने स्तरों की बनी होती है? तो 3 स्तर होते हैं। एक होता है बाह्य स्तर जिसे पेरीमेट्रियम कहते हैं, मध्य स्तर मायोमेट्रियम, अंत स्तर एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो 3 स्तर होते हैं। सगर्भता के उत्तरार्ध की अवधि में अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम लिखिए। देखिए, सगर्भता पूरी हो गई है, लगभग 9 महीने की अपन बात कर रहे हैं, तो इस समय एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे रिलैक्सिन कहते हैं। स्टेम कोशिका क्या है? युग्मनज के गर्भाशय में रोपण के पश्चात इनमें विभाजनों द्वारा 3 जनन स्तर बनते हैं जिन्हें कहते हैं एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। बाह्य जनन स्तर, मध्य जनन स्तर और अंत्य जनन स्तर। इन स्तरों की कोशिकाओं में शरीर के किसी भी ऊतक के निर्माण करने की क्षमता होती है। इन विभाजनशील व अविभेदित कोशिकाओं को स्टेम कोशिका कहते हैं, अर्थात भ्रूण की ऐसी कोशिका जो भ्रूण का कोई भी ऊतक या अंग बनाने की क्षमता रखता है, ऐसी कोशिका जो कोई भी ऊतक बनाने की क्षमता रख रही है उसे स्टेम कोशिका के नाम से जानते हैं। प्रथम स्तन्य या खीस जिसे अपन कोलेस्ट्रम कहते हैं, कोलोस्ट्रम, पहली बार डिलीवरी के पहली बार बच्चे के लिए जो मां से दूध स्रावित होता है उसे प्रथम स्तन्य या खीस कहते हैं। इसे अंग्रेजी में कोलेस्ट्रम कहते हैं, इसे पीयूष भी कहते हैं। तो प्रसव के पश्चात मादा की स्तन ग्रंथियों से प्रथम बार स्रावित होने वाले दूध को प्रथम स्तन या खीस कहते हैं। इसमें प्रतिरक्षी और ये पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ठीक है, मानव में सामान्यतः निषेचन क्रिया कहां होती है? तो आपका आंसर आएगा फिलोपियन नलिका में, जिसे हिंदी में अंडवाहिनी कहते हैं। और इसमें भी कहां होगा? तो इस्थमस और एम्पुला के संधि स्थल पर होता है। अगला प्रश्न देखें, सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य करने वाले गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का नाम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। तो ये सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य करता है। तो अब आप बताइए LH किस पर कार्य करेगा? तो LH कार्य करता है लीडिंग सेल पर, लीडिंग कोशिका पर। कैसे याद करेंगे? देखिए, LH लीडिंग कोशिका, L लीडिंग, LH कोशिका मतलब LH हार्मोन लीडिंग कोशिकाओं पर, तो FSH करता है सर्टोली कोशिकाओं पर। ठीक है। नर लैंगिक हार्मोन व इसे स्रावित करने वाली संरचना का नाम लिखिए। तो नर लैंगिक हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन और इसे स्रावित करती है लीडिंग कोशिका। ठीक है, लीडिंग कोशिका कहां पाई जाती है? टेस्टिज के अंदर। टेस्टिज में भी कहां पाई जाती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स शुक्रजनक नलिका के बाहर पाई जाती है। सर्टोली कोशिका कहां पाई जाती है? तो आपका आंसर आएगा शुक्रजनन नलिका के अंदर पाई जाती हैं। सर्टोली कोशिका का अन्य दूसरा नाम तो नर्स कोशिका भी कहते हैं, क्योंकि ये बनने वाले शुक्राणुओं को पोषण उपलब्ध कराती हैं। ठीक है, लीडिंग कोशिकाओं से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो लीडिंग कोशिकाओं से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। और लीडिंग कोशिका पर कौन सा हार्मोन काम करता है? तो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला LH हार्मोन लीडिंग कोशिकाओं पर कार्य करता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अपरा द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स के नाम बताइए। तो अपरा द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन के नाम है HCG,
ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, और आप इसमें एक और याद रख लें, इसमें रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन प्रसव क्रिया के दौरान इसका स्राव होता है। आगे चलिए, मादा के मूत्र में किस हार्मोन की उपस्थिति सगर्भता को सुनिश्चित करती है? तो आपका आंसर आएगा HCG। ये केवल कब बनता है मादा के शरीर में? तो ये केवल सगर्भता के दौरान बनता है। जब किसका निर्माण हो जाए? जब अपरा का निर्माण हो जाए, प्लेसेंटा का निर्माण हो जाए, प्लेसेंटा का निर्माण हो जाए। अपरा को अपन गांव की भाषा में क्या कहते हैं? नाड़ के नाम से भी जानते हैं। गर्भावस्था के दौरान रजचक्र अनुपस्थित होता है, क्यों? देखिए, गर्भावस्था के दौरान प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। तो प्रोजेस्टेरोन कार्पस ल्यूटियम से निकलता है ना, और थीका लेयर से एस्ट्रोजन का स्राव होता है। इनके परिणाम स्वरूप हार्मोन गोनेडोट्रोपिन हार्मोन FSH का ये क्या कर देते हैं? FSH के लेवल को ये कम कर देते हैं। इसलिए क्या होगा कि नई पुटिकाओं का निर्माण ही नहीं होगा, और जब तक नई पुटिकाओं का निर्माण नहीं होगा उस समय तक रजचक्र बंद रहेगा। आगे देखिए, मानव में नर तथा मादा जनन तंत्र के अंतर्गत समजातता दर्शाने वाले भागों के नाम लिखिए। तो मादा जनन तंत्र का भाग जैसे कि क्लाइटोरिस, जो कि फीमेल में पाया जाता है, ये नर जनन तंत्र के भाग शिश्न के समजात होता है। ठीक है, याद कर लेना। वीडियो अच्छा लग रहा है? अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, प्रश्न आपको ये आपकी बोर्ड की परीक्षाओं में बहुत ही सहयोगी साबित होंगे। प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, सांदीपनी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और यार दोस्तों के साथ, सभी के साथ आप इसको शेयर कर दें जो कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं, ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। ठीक है, शेखावाटी मिशन 100 टीम द्वारा ये प्रश्नों की बेहतरीन श्रृंखला है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, सगर्भता के 1 माह बाद भ्रूण में किस अंग का विकास होता है? तो 1 महीने बाद बन जाता है हृदय। 400 शुक्राणुओं के निर्माण में कितनी शुक्राणुजन कोशिकाएं भाग लेंगी? तो 100, क्योंकि नर में 1 से बनेंगे 4 और मादा में आपको याद रखना है 1 से 1 ही बनता है। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 21, तो यहां पर आपको रोपण की परिभाषा, निषेचन के पश्चात रोपण कितने समय बाद पूर्ण होता है? रोपण क्रिया को नियंत्रित करने वाले कोई हार्मोन्स, 2 हार्मोन्स के नाम। तो देखिए, निषेचन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित ब्लास्टोसिस्ट का, यह याद रखना है, रोपण किसका हो रहा है? ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय की आंतरिक स्तर के से जुड़ना रोपण कहलाता है। रोपण की क्रिया निषेचन के पश्चात लगभग 6 से 10वें दिन होती है। ठीक है, और इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन 2 हार्मोन भाग लेते हैं, सहायक होते हैं। मानव में रजचक्र की विभिन्न प्रावस्थाओं के नाम पूछे गए हैं, तो आपको याद रखना है, सबसे पहली अवस्था को पुटकीय प्रावस्था कहते हैं, दूसरी प्रावस्था को अंडोत्सर्ग प्रावस्था कहते हैं, तीसरी है ल्यूटियल प्रावस्था जिसमें कार्पस ल्यूटियम बनता है, ये सबसे बड़ी प्रावस्था है, और लास्ट में आती है रज प्रावस्था, यहां पर इसका अंत हो जाता है। ठीक है, तो रजचक्र की कितनी प्रावस्था हो गई? टोटल 4। पुटकीय प्रावस्था, अंडोत्सर्ग प्रावस्था जिसमें अंडा बाहर निकलता है, पुटकीय प्रावस्था में पुटिकाओं का निर्माण होता है, अंडोत्सर्ग प्रावस्था में पुटिकाओं से अंडा बाहर आके अंडाशय से बाहर चला जाता है, तो अंडोत्सर्ग हो जाता है। यहां पर LH हार्मोन सहायक होता है। अंडोत्सर्ग प्रावस्था में, ल्यूटियल प्रावस्था में कार्पस ल्यूटियम बनता है, प्रोजेस्टेरोन का स्राव अधिक होता है, और लास्ट में अगर निषेचन नहीं हो तो रज प्रावस्था फिर से शुरू हो जाती है। ठीक है, यदि शुक्र वाहिनी के स्थान पर रबर की नलिका लगा दी जाए तो क्या होगा? शुक्र वाहिनी में पेशियां होती हैं, और पेशियों में संकुचन होता है और शिथिलन होता है, जिसकी वजह से क्या होगा? शुक्राणु में गतिशीलता मिलती है, और यदि इसकी जगह पर हम रबर की नली लगा दें तो उसमें संकुचन शिथिलन नहीं होगा, तो शुक्राणुओं की गतिशीलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, अर्थात निषेचन की संभावनाएं भी खत्म हो सकती हैं। ठीक है,
यदि एक शुक्राणु का अग्रपिंड नहीं हो या वो क्षतिग्रस्त हो जाए तो निषेचन ही नहीं होगा। ठीक है, तो शुक्राणु के शीर्ष पर टोपीनुमा जो संरचना होती है उसे एक्रोसोम कहते हैं, जिससे अंडाणु की भित्ति को भेदने के लिए आवश्यक विभिन्न लयनकारी हाइड्रोलिटिक लिटिक टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं। शुक्राणु का अग्रपिंड अगर नष्ट हो जाएगा तो अंडाणु की भित्ति को भेदन ये नहीं कर पाएगा, परिणाम स्वरूप निषेचन की क्रिया नहीं होगी। मेन बात यही है। मानव में यौवनारंभ के पश्चात होने वाली लैंगिक जनन की 4 जनन घटनाओं के नाम लिखिए। तो देखिए, यौवनारंभ के बाद क्या क्या होगा? युग्मकों का निर्माण अर्थात युग्मक जनन होता है, युग्मकों का स्थानांतरण होगा, निषेचन होगा जिसमें नर युग्मक मादा युग्मक आपस में जुड़ते हैं, और भ्रूण का निर्माण होगा तो भ्रूणोद्भव होगा अर्थात जायगोट से भ्रूण का परिवर्तन होता है। तो ये 4 प्रावस्थाएं हैं इसकी, आप इनको याद करेंगे। यदि पुरुष नसबंदी करते समय चिकित्सक दाईं तरफ की शुक्रवाहिनी को बांधना भूल जाता है तो बंध्यकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अरे एक खुली रह गई ना, 2 होती हैं, एक खुली रहेगी तब भी शुक्राणु पहुंचेंगे तो बंध्यकरण तो होगा ही नहीं। ठीक है, देखिए इसका आंसर बंध्यकरण सफल नहीं होगा, क्योंकि वेसेक्टोमी पुरुष नसबंदी के अंतर्गत चिकित्सक दाईं और बाईं दोनों शुक्रवाहिनियों को काटकर बांधता है तो शुक्राणुओं का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। लेकिन एक रह गई है, नहीं कटी है या वो नहीं बांध पाए हैं, तो फिर शुक्राणुओं का तो प्रवाह हो जाएगा, इसका मतलब बंध्यकरण नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अंड जनन से क्या तात्पर्य है और अंड जनन क्रिया को रेखा चित्र द्वारा समझाइए और अंड जनन व शुक्र जनन की तुलना भी कीजिए। देखिए, अंड जनन मादा में अंडाशय में द्विगुणित कोशिका मतलब ऊगोनिया से अगुणित एग अंडाणु के निर्माण को अंड जनन कहते हैं। और ये अंड जनन की क्रिया का देखिए चित्र दे रखा है। इसमें ये प्राथमिक जनन कोशिका, देखिए ये गुणन प्रावस्था है, समसूत्री विभाजन होता है जिससे ऊगोनिया बनते हैं 2n, और ये बन गया प्राथमिक ऊसाइट 2n। इसमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा जिससे बनेंगे प्राथमिक या प्रथम ध्रुवीय काय और द्वितीयक ऊसाइट। द्वितीयक ऊसाइट में फिर से सेल डिवीजन होगा, मियोसिस सेकंड होगा जिससे बनेगा एक परिपक्व अंडाणु, और बनते हैं इनमें टोटल 3 पोलर बॉडी, ये बाद में नष्ट हो जाती हैं। और एनसीईआरटी कहती है कि जो पोलर बॉडी बनती है उनका क्या भविष्य है, उसमें कुछ नहीं मेंशन है, तो आपको इस तरीके से ये याद रखना है। देखो एनसीईआरटी के डायग्राम में और इस डायग्राम में थोड़ा सा ये अंतर है, आपको यहां पर ये भी याद रखना है भ्रूणीय अवस्था में ये परिवर्तन होंगे। ठीक है, फिर और ये यौवनारंभ शुरू होने पर यहां से स्टेप शुरू होगा, क्योंकि यहां पर जो प्रोफेज फर्स्ट है ना, तो प्रोफेज फर्स्ट मतलब मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट में ये जो ऊगोनिया है इनका डेवलपमेंट रुका हुआ रहता है, जो कि यौवनारंभ शुरू होने पर स्टार्ट होता है। तो देखिए यहां पर अंडजनन और शुक्रजनन में अंतर भी है। यह क्रिया अंडजनन अंडे का निर्माण मादा में होता है, शुक्राणुओं का निर्माण पुरुष में होता है। तो अंडजनन की क्रिया अंडाशय में होती है और यह क्रिया वृषण में होती है। इसमें अंडे का निर्माण होता है, इसमें स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक है, और ये जो अंडजनन है वो एक निश्चित अवधि के बाद बंद हो जाता है, लेकिन शुक्रजनन की क्रिया लाइफ टाइम चलती रहती है, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। ठीक है, अंडजनन के बाद जो अंडाणु बनता है वो गतिहीन होता है, लेकिन जो शुक्राणु बनते हैं ये गतिशील होते हैं, क्योंकि शुक्राणु में पूंछ पाई जाती है और एनर्जी के लिए शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। अंडजनन की वृद्धि प्रावस्था बड़ी होती है, जबकि शुक्रजनन की वृद्धि प्रावस्था छोटी होती है। ठीक है, इस तरीके से ये अंडजनन और शुक्रजनन के बीच में अंतर है। ठीक है, ये कुछ बड़े टाइप के क्वेश्चन हैं, आप वीडियो को पॉज करके इनके आंसर को नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये अंडा से ओवरी की अनुप्रस्थ काट का डायग्राम है। इसमें
यहां से ये शुरुआत होती है, ये प्राथमिक पुटक है, फिर ये द्वितीयक पुटक, ये तृतीयक पुटक, प्राइमरी, सेकेंडरी और ये टर्सरी, और इनके बीच में जो एग है वो सेकेंडरी oocyte, तो प्राइमरी oocyte और प्राइमरी oocyte से बना सेकेंडरी oocyte, ठीक है। इनके बीच में यहां पर ये जो कैविटी पाई जाती है इसे एंट्रम कहते हैं, इसे एंट्रम गुहा कहते हैं, और यहां पर अंडोत्सर्ग हो रहा है, इसका मतलब यहां पर LH की मात्रा उच्च से उच्चतम हो जाती है लगभग 14वें दिन। तो ये ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल फट जाती है, तो जिससे ये सेकेंडरी oocyte बाहर आता है, ठीक है। और ये जो ग्राफियन फॉलिकल का जो शेष बचा हुआ भाग है वो कार्पस ल्यूटियम बनाता है, जिसे पीतपिंड कहते हैं। यदि निषेचन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है, ठीक है, डीजनरेट होता है, कार्पस एल्बिकेंस बना लेता है। ये यहां पर ये इसका स्ट्रोमा वाला भाग है और ये मेडुला वाला भाग है, इसमें ये ब्लड वेसल्स भी होती हैं, जो क्योंकि इसको ब्लड की सप्लाई की जरूरत तो रहेगी। इस तरीके से ये ओवरी का डायग्राम है, ठीक है। ये मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र है, तो आप इसको भी देखें। और ठीक है, तो इस तरीके से ये जो प्रश्न हैं ये आप इनको सभी नोट डाउन कर लें, ये बड़े वाले प्रश्न हैं। यहां पर कोशिश की गई है ज्यादा से ज्यादा आपको चैप्टर के बारे में यहां बता दिया गया है, ठीक है, क्योंकि अब टाइम नहीं है, आपकी परीक्षाएं बहुत ही जल्द शुरू होने वाली हैं, फरवरी में आपकी परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। तो उस हिसाब से ये क्विक रिवीजन के तौर पर आपके लिए जो कंटेंट है बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो बस आप इस वीडियो को बार बार वीडियो देखते हैं तब भी आपको याद हो जाएगा, नहीं तो आप ये शॉर्ट नोट्स अपने रजिस्टर में बना लें, 1-2 पेज में इनका शॉर्ट नोट्स बना के वन लाइनर के फॉर्मेट में इनको लिख लें और उनका बार बार रिवीजन करें। वीडियो को 1-2 बार आप देखोगे आपको ये चीजें याद हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।